दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, अनुपात और समानुपात पे। तो कुल मिला के यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता और सारे सेशन में भी नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो हमने देखा था कि 2019 का जो सीटेट के पेपर था वहाँ पे एक बार में 3 क्वेश्चन आ गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो बाय द वे लेकिन सारे सेशन में जब आप देखने के लिए जाएं, जो भी आपका जुलाई और दिसंबर का जो भी होता है एग्जामिनेशन, तो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। तो जो छोटा चैप्टर है और सिंपल कंसेप्ट है, तो वहाँ से हम उसमें ज़्यादा समय नहीं देते हैं। बस उसका जो भी वेरिएशन है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, और जो सीटेट के किसी भी एग्जामिनेशन में किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है उसको बस डिस्कस कर लेंगे। तो छोटा छोटा चैप्टर है, ये 1 क्लास 2 क्लास करते हुए हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका है एवरेज, जो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हैं। तो 5th क्लास 6th क्लास से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। एवरेज का मतलब है औसत। तो सबसे ज़्यादा हम लोग एवरेज का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कभी क्रिकेट की बात करें हम लोग, तो जैसे कोई बैट्समैन किसी में 50 बनाया, किसी में 70 बनाया, किसी में 80 बनाया किसी इनिंग्स में, तो यदि कहा जाए कि इसका ऑन एवरेज कितना है, या फिर सचिन का अच्छा प्लेयर है, मतलब एक नंबर ऑफ मैच खेलने के बाद भी उसका एवरेज बहुत अच्छा है, तो अच्छा प्लेयर माना जाता है। तो एवरेज का क्या मतलब होता है कि जितना आपका टोटल रन बनाया कोई भी प्लेयर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, उससे एवरेज निकलता है। तो जिसका एवरेज अच्छा होगा वो अच्छा प्लेयर होगा। और दूसरी बात है कि इसमें बात करते हैं हम लोग, तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि एवरेज क्या होगा, जितना भी आपका एंटिटी दिया हुआ है, जितना भी आपका राशि दिया हुआ है या क्वांटिटी दिया हुआ है जो भी आपका, तो जितना 4-5 नंबर है तो सारे क्वांटिटी का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, जिसको कह सकते हैं आप या एंटिटी कह दीजिए कुछ भी। तो एवरेज जो होता है, औसत जो होता है, ये क्या होता है? सम ऑफ एंटिटी कह सकते हैं, सम ऑफ एंटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटी, मतलब जो भी राशियों का योग डिवाइड बाय राशियों की संख्या। जैसे मान लीजिए कोई 4-5 नंबर दिया हुआ है, 10, 15, 20, 35, 40, ये नंबर दिया हुआ है और हमको कहे कि इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे? सम ऑफ एंटिटी, जितना भी है आपका सबका सम कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटी। नंबर ऑफ एंटिटी यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ओवरऑल यही आपका एवरेज का कंसेप्ट है। जैसे आप कहते हैं कि आपका 4-5 सब्जेक्ट है, सारे में 100 मार्क्स है, किसी में 60 आया, किसी में 70 आएगा, किसी में 75 या फिर किसी में 99 आया। तो सब सारे सब्जेक्ट में आपको अलग अलग मार्क्स आता है, लेकिन जब ऑन एवरेज की बात करते हैं हम लोग तो कह देते हैं परसेंटेज, आउट ऑफ 100 कितना आया। तो बेसिकली यदि सारे में 100 आप देख लें तो ऑन एवरेज जो आपका मार्क्स हुआ 60%, मतलब सारे सब्जेक्ट में 60-60-60। यदि ऑन एवरेज 70 रहे तो सारे सब्जेक्ट में 70-70-70। तो इस तरह से यहाँ पे जिस तरह से इसका जब एवरेज निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जोड़ के देख लीजिए। 25, 20, 45, 5, 50, 3, 80, 4, 120, 120 बाय 5 कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए यहाँ पे एवरेज आप जो निकाले 24 निकला आपको। तो वैदिक संख्याएं जो हैं 24 से छोटी भी हैं, 24 से बड़ी भी हैं, लेकिन ऑन एवरेज जब हम बात करें तो जब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, सारे को जो जोड़ने के बाद इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमको कितना आता है? 24, 24, 24, 24, 24 करके जाता है। उसमें से कुछ संख्याएं 24 से कम भी हैं, कुछ ज़्यादा भी है, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज हो जाता है वो क्या हो गया यहाँ पे? 24। ठीक है। तो
इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इसको कर सकते हैं कि सारे जो भी डेटा है उसको 24-24 करके हम लोग दे दिए। लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा, वो कोई बड़ा होगा कोई छोटा भी होगा। ठीक है, यही आपका एवरेज का जो है डिफिनीशन है, सम ऑफ एंटिटी बाय नंबर ऑफ एंटिटी। अब आते हैं बात एवरेज पे। यदि मान लीजिए कोई 3 आपका डेटा है x1, x2 एंड x3, ठीक है, इसका एवरेज यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ये आपका एवरेज हो गया, जिसको मान लीजिए हम कह देते हैं a। ठीक है, एवरेज जो हो गया तीनों को जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 3। अब यदि सारे संख्या को यदि मान लीजिए कि प्लस a से बढ़ा दिया जाए, जो भी संख्या है, जैसे ये संख्या है x1, तो इसको हम क्या करते हैं, नंबर इसको सारे संख्या को a से बढ़ा देते हैं। ये नंबर कर दिए x1 प्लस a, दूसरा कर दिए x2 प्लस a, तीसरा कर देंगे x3 प्लस a। सारे संख्या जो भी था डेटा आपका 3 नंबर था, तीनों को हम a से बढ़ा दिए, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, जब तीनों आपका a से बढ़ेगा, एवरेज कितना बढ़ेगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं। तीनों को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, x1 एक बार ही लिख देते हैं हम लोग, x3 प्लस 3a डिवाइड बाई 3 डेटा है तो 3। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 प्लस a, है कि नहीं। अब ये ही जो था हमारा क्या था, a। पहले का जो एवरेज हम लोग निकाले थे वो तो हमारा था कैपिटल A, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। और यहाँ पे देखिए, यदि सारे संख्या में जितना भी नंबर था सब में यदि a का इंक्रीमेंट हम लोग कर दिए तो उसमें क्या हो जाएगा, तो होने के बाद जो भी है ये एवरेज प्लस a। मतलब ये हो गया, यदि आप सारे संख्या को यदि किसी एक फिक्स्ड नंबर से या कोई एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ा देते हैं तो उसी कांस्टेंट अमाउंट से जो है आपका एवरेज भी बढ़ जाएगा। मतलब ये हो गया कि हम जो यहाँ पे सारे संख्या को a से बढ़ाए थे तो हमारा एवरेज भी जो है क्या हुआ, a से इंक्रीज कर गया। ठीक है, इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग बढ़ाने की जगह पे घटा देते, x1 को कर देते x1 माइनस a, x2 को कर देते x2 माइनस a, x3 को कर देते ये, और इसको कर देते x3 माइनस a। x3 माइनस ए। तो जब इस तरह की बात हो गई, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, तो ओवरऑल एवरेज जो कम होगा कितने से कम हो जाएगा, आपका a से कम हो जाएगा। यदि आप नंबर को a से गुना कर दें तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, a से गुना हो जाएगा। और यदि सारे नंबर को a से भाग दे दें तो हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, a से उसको भाग देना पड़ेगा, एवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, यदि a से किसी एक फिक्स्ड अमाउंट से यदि आप नंबर को सारे नंबर को बढ़ाते हैं तो एवरेज भी उसी अमाउंट से बढ़ जाएगा। उसी तरह माइनस वाला भी है, गुना वाला भी है और डिवीजन वाला भी है। ठीक है, ये रहा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि m स्टूडेंट है, यहाँ पे यदि 3, 4, 5, 10 डेटा दिया हुआ है तो उसका तो एवरेज आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि आपका एवरेज दिया हो 2 ग्रुप का, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि यहाँ पे m स्टूडेंट्स है, उसका एवरेज मान लीजिए दिया हुआ है a, एंड n स्टूडेंट जो दूसरा ग्रुप है उसका जो एवरेज है वो क्या है आपका b। ये आपका एवरेज दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये a है, ये आपका b है। तो इसका टोटल जो होगा दोनों को मिला के इसका एवरेज कितना हो जाएगा। तो बेसिकली हमको करना क्या है कि सम ऑफ एंटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटी। तो यहाँ पे देखिए m स्टूडेंट्स का एवरेज a है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल जो मार्क्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, m इंटू ए। n स्टूडेंट्स का एवरेज है b, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, n इंटू बी। ठीक है,
तो टोटल मार्क्स आपका हो गया, क्या हो जाएगा, MA प्लस NB, टोटल मार्क्स हो गया आपका, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे M स्टूडेंट था, यहाँ पे N स्टूडेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, M प्लस N। क्लियर। M स्टूडेंट्स का एवरेज था A, तो MA टोटल हो गया आपको। N स्टूडेंट्स का एवरेज था B, तो NB। टोटल एवरेज जब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, MA प्लस NB। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन यदि आएगा आपको तो इस पे बेस्ड ही आता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है एवरेज से। हम डिस्कस करते हैं जो आपका शायद 14 या 15 में एक एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 में तो कम आते हैं, दोनों में कम ही आता है, इसलिए एक क्लास में इसको जो हम लोग बस छोटा सा कंसेप्ट है, बस समाप्त कर देंगे उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग एक लेते हैं, मान लीजिए क्रिकेट की बात हम कर रहे थे। क्रिकेट में यदि किसी बैट्समैन का एवरेज निकालना हो तो बेसिकली क्या करते हैं कि जितने इनिंग्स की बात करते हैं उसका सारा जितना रन है उसको जोड़ देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप जब सारा देखने के लिए जाइएगा तो देखिएगा कि अच्छा हम एक एग्जांपल समझाते हैं आपको कि कुछ इनिंग्स में जो है प्लेयर नॉट आउट भी रहता है, उस केस में क्या किया जाए। फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। जैसे आपका 70, आप एक प्लेयर है आपका, एक में 75 रन बनाया, दूसरे में 70, तीसरे में 20, चौथे में 90, लास्ट मैच में बहुत कम ओवर खेलने के लिए मिला तो उसमें क्या हुआ, तो 50 नॉट आउट। नॉट आउट का सिंबल हम लोग स्टार से इजीली दे देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या हुआ, इसका एवरेज यदि हम कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो क्या देखेंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एंटिटी, सम ऑफ एंटिटी। तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देते हैं, 75 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 90 प्लस 15, ये सम ऑफ एंटिटी हो गया। नंबर ऑफ एंटिटी क्या होगा, तो इस जो बैट्समैन का है जिसमें वो नॉट आउट रहता है उसको इनिंग्स में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जिस मैच में वो नॉट आउट है तो वो उसमें तो आउट हुआ नहीं, तो उस इनिंग्स को जो है नंबर ऑफ इनिंग्स में नहीं जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 मैच खेला, एक मैच में नॉट आउट हो गया तो उसको तो अब डिवाइड बाय 1 ही करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ 5 मैच है, एक में नॉट आउट रह गया तो एवरेज जो निकलेगा दीजिए 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली देखेंगे कि बॉलर जो भी होता है जो सबसे लास्ट में आता है तो वो लोग, उन लोगों को काफ़ी कम मैच में बैटिंग का मौका मिलता है, तो उसमें देखिए कि 10-10 रन करके नॉट आउट रह गए तो उन लोगों का एवरेज बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, चूँकि 5 मैच खेले, 5 में यदि नॉट आउट रह गए 10-10 रन करके भी करे तो उसका 50 है आपका जो हो जाएगा, क्योंकि आउट बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जो टैलेंडर्स होते हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट एक ही है कि जहाँ पे नॉट आउट होगा उसको जो है नंबर ऑफ इनिंग्स में आपको काउंट नहीं करना है। चलिए ये रहा। अब फिर से बात करते हैं एक टाइम्स एंड स्पीड का जो है एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए, दूरी इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा हम बस कह देते तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। चाल इंटू समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इन शॉर्ट कहते हैं इसको x इक्वल टू वी टी या d इक्वल टू वी टी, जो भी कह दीजिए, जिसमें आसानी से याद रहता है। x इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ये तो आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो एक खास आपका स्लैब है, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूर गए आप 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर गए। ठीक है, और नेक्स्ट फिर 4 किलोमीटर गए, ये आप 40 किलोमीटर के स्पीड में।
तो ये आपका वेलोसिटी फर्स्ट जो रहा आपका 20 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड टाइम गए आप 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फर्स्ट 4 किलोमीटर गए, दूसरी बार 4 किलोमीटर गए। तो इसमें पूछा जाता है कि एवरेज जो स्पीड होगा वो कितना होगा, ठीक है, औसत वेग जो होगा वो कितना होगा। तो औसत वेग में क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे यहाँ पे था आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, चाल इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है कि नहीं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस जो भी होगा डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही तो हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले 2 किलोमीटर गए थे, उसके बाद फिर 4 किलोमीटर गए थे, 2 + 4 6। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया आपको 6। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, अब 2 किलोमीटर गए तो कितना समय लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बाई चाल। दूरी हो गया 2 किलोमीटर और ये हो गया आपका स्पीड हो गया, तो 2/20 प्लस ये जो 4 किलोमीटर जा रहे हैं इसमें कितना लग जाएगा, 4/40, इतना आवर। तो जो भी होगा आपका एवरेज स्पीड यहाँ से निकलेगा क्या आपका, किलोमीटर पर आवर में। 6 जो था किलोमीटर था और ये जो हम लोग आवर में ही रख लिए, ठीक है। 2/20 आवर्स प्लस 4/40 आवर्स, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जो है करने से हम लोग को एवरेज स्पीड आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका और एक क्या आता है एग्जामिनेशन में, जिस पे आपका सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए मान लीजिए 2 पॉइंट है ए बी, यहाँ से आप गए V1 या x किलोमीटर पर आवर रख लीजिए, और ये डिस्टेंस जो है आपका A से लेके B तक वो है D, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और आते समय आए y किलोमीटर पर आवर से। तो इसमें पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। सीधा क्वेश्चन आता है इसमें, एवरेज स्पीड क्या होगा। जाते समय आप गए x किलोमीटर पर आवर से, आते समय आए y किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे d दिया हुआ है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा। यहाँ से यहाँ गया d, फिर यहाँ से रिटर्न आया यहाँ पे, तो कितना हो गया, d गया d आया, टोटल हो गया आपको 2d टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना लगेगा, देखिए d डिस्टेंस गए विथ x किलोमीटर पर आवर, कितना लग गया आपको, d/x टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय जो आपका वेलोसिटी है, ये कितना हो जाएगा, आते समय कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय y। तो यहाँ से हो गया आपका 2d कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1/x प्लस 1/y। तो ये हो गया आपको dd, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 यहाँ पे xy हो गया, तो ऊपर चला जाएगा xy, नीचे में रह जाएगा x प्लस वाई। तो हमारा जो रिजल्ट आया 2xy/x प्लस वाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे सीधा क्वेश्चन आता है। अब एक बात आप देखिएगा कि एवरेज स्पीड जो आपने कैलकुलेट किया उसमें डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है। यदि आपको बस क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, रिटर्न आते समय y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ गया, तो एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 2xy/x प्लस वाई। बस ये रिजल्ट को जो है आपको याद रखना है। क्या रखना है, 2xy/x प्लस वाई, यही है आपका। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि एक कोई फिक्स डिस्टेंस जो है आप यहाँ से x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गए और आते समय y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ गए, रिटर्न सेम डिस्टेंस गए सेम डिस्टेंस आए, तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका 2xy/x प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल
10 के स्पीड से गए, आते समय 15 के स्पीड से आए, सेम डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा 2xy, 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 प्लस 10 25, जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे किस एक क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, देखिए क्या आया हुआ था क्वेश्चन, ये आपका फरवरी 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तथा शेष 45 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो बस की संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। ये आपका एवरेज वेलोसिटी जो यहाँ पे मांग रहा है, तो कैसे निकालिएगा अब इसको, देख लीजिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपनी अब पहला जो 10 किलोमीटर की दूरी है वो 40 किलोमीटर पर आवर जाती है। ये 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और 45 किलोमीटर जो नेक्स्ट जाती है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है। ठीक है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पहले गई, उसके बाद 45 किलोमीटर गई, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया आपको ये कितना हो गया 10 प्लस 45 55 किलोमीटर। अब डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कितना लगेगा 40 किलोमीटर जाने में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाने में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। क्या कर देंगे उसको हम लोग, x इक्वल टू वी टी, सो वेलोसिटी क्या टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से x बाई वी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या हो गया आपका यहाँ पे 10, वेलोसिटी कितना हो गया 40, तो 10 बाई 40 प्लस 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और कितना डिस्टेंस जा रहा है 45 किलोमीटर आवर, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी 45 बाई 60। यहाँ से कैलकुलेट करने में जो भी आपका आएगा वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी बोलिए या फिर एवरेज स्पीड बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो जब अलग अलग डिस्टेंस जाए तब तो उसमें दोनों का ज़रूरत पड़ेगा, कितना डिस्टेंस गया कितना डिस्टेंस गया। लेकिन यदि सेम डिस्टेंस जाए, जो इससे पहले हम लोग एग्जांपल देखे थे कि वो एक फिक्स डिस्टेंस गया फिर रिटर्न आ गया, तो उसमें डिस्टेंस से वो वैल्यू जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए, या फिर उस एग्जांपल को इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप गए फॉर एग्जांपल कुछ भी, और सेम डिस्टेंस जो है आप फिर से यहाँ से गए, मतलब इस तरह से गए आप कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है, तो यदि यहाँ पे आप x किलोमीटर पर आवर गए और इस दरमियान जो है y किलोमीटर पर आवर चले गए, डिस्टेंस जो है दोनों का सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी फिर से, अब इसको हम घुमा करके यदि c को a पे ला दें तो हमारा पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया कि जितना जाता है फिर y किलोमीटर पर आवर से रिटर्न हो जाता है। तो इस केस में बस वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2xy बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसमें भी ये देखिए डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो जब जब सेम डिस्टेंस जाएगा तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, और यदि डिस्टेंस सेम नहीं है तो निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू 14 years. When the age of class teacher is included, the average becomes 15 years. Find the age of class teacher.
क्लास टीचर का जो है किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत उम्र जो है कितना है, 14 है। यदि कक्षा शिक्षक की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत उम्र कितना हो जाता है, 15। तो कक्षा शिक्षक की उम्र क्या होगी, क्या बना पाएंगे? मैं देखिए इसको तो एक मेथड है ही जिसे अब पहले से भी सॉल्व करते आ रहे हैं। इसको दूसरे तरीका से भी हम सोचेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल ये आपका 30 बॉयज़ है, ठीक है। इसका जो एवरेज आपका जो क्लास का एवरेज दिया हुआ है 40 ईयर्स, तो टोटल एज कितना हो गया ये कह सकते हैं 40 इंटू 30 420। जो ऐसे जो सिंपल मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। और जब क्लास टीचर भी एक आ जाते हैं, उनका एज भी जब जोड़ देते हैं तो एवरेज कितना हो जाता है 15 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 इंटू 15, 31 इंटू 15 कितना हो जाएगा ये 450 465। अब 30 बच्चों का टोटल एज है 420 और 30 बच्चा प्लस एक क्लास टीचर, दोनों का एज मिला के 465 है। तो क्लास टीचर का एज कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे 465 माइनस 420, ये हो गया आपका 45। क्लास टीचर का एज कितना हो गया 45 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोचिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट है, अब यदि किसी क्लास टीचर के आ जाने से एवरेज जब बढ़ जाता है, क्लास टीचर के आने से जब क्लास टीचर का एज क्लास के साथ जोड़ दिया जाता है तो एवरेज जो है बढ़ जाता है। इसका मतलब निश्चित रूप से कि क्लास टीचर का जो एज होगा वो जो स्टूडेंट्स के एज से ज़्यादा ही होगा, जो आ रहे हैं वो बच्चों के एज से ज़्यादा कोई इन कर रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो उस केस में देखिए मान लीजिए कि 30 विद्यार्थी है, तो पहले जो था उसका एवरेज जो है आपका 14 ईयर्स है, ठीक है। सोचते कैसे हैं इसको, 14 ईयर्स है ये आपका एवरेज, 1 से लेके 30 सारे बच्चों का एवरेज 30 से मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है 14 करके, ठीक है। जब एक नए क्लास टीचर आ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, एवरेज जो हो जाता है कितना 15 हो जाता है। मतलब सारे बच्चों का एवरेज हो गया 15 और क्लास टीचर जो है उनका भी हो गया 15, मतलब 31 जो है सारे का जो है एवरेज कितना हो गया 15। अब यहाँ से देखिए कि ये जो 1 से 30 बच्चों में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है ये 1 का, तो इस फर्स्ट बच्चा जो है आपका, इस फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसमें 1 साल का इंक्रीमेंट हुआ है। किस वजह से है, टीचर के आने की वजह से ही तो हुआ है। सेकेंड वाले में 1 साल का जो एवरेज बढ़ा है वो भी, तो इस तरह करके 30 बच्चों में 1 साल का बढ़ा है, मतलब टीचर के आने से 30 बच्चों का एवरेज जो है 1 से बढ़ा है, मतलब टोटल 30 साल से बढ़ गया है। मतलब ये हो गया, ये जो टोटल हुआ 30 ईयर से बढ़ गया है। और एक जो टीचर का जो एवरेज तो 15 है, ये कितना हो गया 45 ईयर्स। आप सीधा सीधी इसको आंसर कर सकते हैं कि एक टीचर के आने से जो है जो एवरेज बढ़ा है, तो जो इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आप निकाल लिए, प्लस जो टीचर का जो था वो निकाल दिया, ठीक है। एक फिर से देख लीजिए, जो 30 बच्चे का 14 एवरेज था, बाद में कितना हो गया 30 बच्चे का 15 हो गया, तो 15 बाद 1 सब में बढ़ा, तो 30 साल इधर से बढ़ गया और टीचर का भी 15 है, तो 30 + 15 45 आपका हो गया, ठीक है। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, एक नए बच्चे के आ जाने के बाद औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो पहले जो आपका 14 साल एवरेज है, देखिए अब बाद में जो है एवरेज कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा आ रहा है वो एवरेज से भी कम एज का है, क्लियर। तब तो उसका एज जो है घट रहा है। देखिए 5 बच्चों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है, मान लीजिए इस 14 साल है,
ठीक है, सारे पांचों बच्चों का एवरेज जो है 14 साल है। और हाँ, और नए बच्चे के आ जाने से औसत आयु जो है 13 वर्ष रह जाती है। नया जो बच्चा आ रहा है उसका और जो नया बच्चा आया हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको न्यू चाइल्ड कर दीजिए, तो उसके वजह से 13 उसका जो एवरेज एज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक का जो कमी हुआ वो नए बच्चे की वजह से ही कम हो रहा है, मतलब नया बच्चा कम एज का आया हुआ है। जो एवरेज एज है इस जो एवरेज एज पहले था उससे कम का आया हुआ है। तो कुल मिला के पहले 14 था, नया बच्चा जब आया है तो एवरेज कम हो गया है। तो यहाँ से देखिए 5 बच्चा है तो पांचों में 1-1 साल, मतलब 5 साल तो ऐसे कम हो गया है। और न्यू चाइल्ड का भी एवरेज एज कितना हो रहा है 30, मतलब 30 - 5 = 8 ईयर्स। इसको थोड़ा सोचिएगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। कैसे हुआ कि 14 पहले का सारे बच्चे का एवरेज था, फिर जो नया बच्चा आया तो नया बच्चा के आने की वजह से 13 साल का आपका एवरेज एज हो गया। तो इस 5 बच्चे का जो 5 साल हुआ जो कम गया, किसके वजह से हुआ? न्यू चाइल्ड की वजह से हुआ। हाँ, न्यू चाइल्ड का जो एवरेज 13 है तो 13 में से 5 माइनस कर दिए, तो इसी का जो 5 साल था वो सारे में कम गया है। ठीक है, तो ये जो 5 कमा हुआ था इस वजह से इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो क्लियरली 13 है, यहाँ इधर से 5 कम गया था, 13 - 5 8 कर दिए। यदि इंक्रीज होता तो 13 प्लस कर देते। ठीक ना, तो इस तरह से जो आप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। नेक्स्ट हम लोग जो जस्ट ये देखते थे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसका जो होगा एवरेज क्या हो जाएगा। अब जैसे 1 + 2 + 3 ये करते करते n तक गए, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा n + 1/2, ये आपका सम हो गया। एवरेज हो जाएगा इसका जस्ट n नंबर से, तो सम बाय नंबर ऑफ एंटिटी, यही तो होता था। तो सम जो है आपका यहाँ पे n × n + 1/2 और नंबर ऑफ एंटिटी n नंबर है, यहाँ n दे दिया, n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया n + 1/2, ये एवरेज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप सम ऑफ स्क्वायर वाला था n × n + 1 × 2n + 1/6, उसमें n से भाग देने के बाद एवरेज आ जाएगा। या क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स था वो भी आपका वहीं से आ जाएगा। तो कुल मिला के एवरेज का इतना ही क्वेश्चन आता है, और इसी में लगभग सारा कंसेप्ट आपका आ ही गया जितना आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो एवरेज का क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग थोड़ा क्वेश्चन यदि मिले तो प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये वाला जो कंसेप्ट था प्लस माइनस करने वाला उस पर काम करिए तो अच्छा लगेगा थोड़ा आपको, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, और विदाउट कैलकुलेशन जो है आप उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या इसी में जो अर्थमेटिक का जो है कुछ न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, इसमें ज़्यादा हम लोग समय नहीं बिताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।